वक्तव्य के क्रम में अगला नाम है आचार्य रामदेव भारद्वाज जी। आप वर्तमान समय में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपने सेवा राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इससे पूर्व माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति के रूप में आपने अपनी सेवा समर्पित की है। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के निदेशक के रूप में भी आपने अपनी सेवा समर्पित की है। आपका प्रमुख विषय राजनीति विज्ञान ही रहा है। इसके साथ ही साथ समाज विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता के रूप में, फाउंडर के रूप में भी आपकी छवि प्रसिद्ध है। शिक्षा की दृष्टि से अगर विचार करें तो 1980 में राजनीति विज्ञान से आपने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और राजनीति विज्ञान में आप स्वर्ण पदक आपने अर्जित किया स्नातकोत्तर के साथ। अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से 1985 में आपने एमफिल की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1992 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बहुत प्रसिद्ध तथ्य आपके संदर्भ में है। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो जी ने आपके शोध कार्य के लिए सुकर्णो फाउंडेशन फॉर एजुकेशन जकार्ता द्वारा आपको स्वर्ण पदक से विभूषित किया। इसके साथ ही साथ आपने 23 अंतरराष्ट्रीय एवं 150 राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में शोध आलेख प्रस्तुत किया। 14 पुस्तकें आपने अभी तक लिखी हैं। पुस्तकों तथा शोधपूर्ण लेखों के रूप में आपने राजनीति के क्षेत्र में एवं प्रकाशन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। 2006 में आपको डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। विशिष्ट उपाधियों से एवं महत्वपूर्ण योग्यताओं से आप समलंकृत महानुभाव हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, आप अपने महत्वपूर्ण भावों को प्रस्तुत करें। परम सम्मान्य गोवर्धन पीठाधीश्वर पाद शंकराचार्य जी, निश्चलानंद महाराज जी, अभी अभी हमारे बीच जो उपस्थित है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मोतिहारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा जी, अमर प्रसाद सतपति जी, डॉक्टर संजय पासवान जी, आप सभी को सादर अभिवादन करते हुए मैं बिना किसी लंबी पीठिका के अपने विषय को आपके सामने रखता हूँ, महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आज हम जो विचार मंथन कर रहे हैं वह है राजनीति का उद्देश्य और लोकतंत्र की आधारशिला। मैं इसको खंड खंड में सोचता हूँ। इसमें राज्य, नीति, तंत्र, ये सब राजनीति है और तंत्र में लोकतंत्र आता है। राज्य को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने का नाम राजनीति और
जिस व्यवस्था के माध्यम से हम इसको सबको संचालित करते हैं वह है लोकतांत्रिक व्यवस्था। पहले मैं बहुत संक्षेप में समय सीमा का ध्यान रखते हुए राज्य क्या है इस पर और समाज और राज्य के बीच संबंध क्या है उस पर चर्चा करूंगा, तभी हम तंत्र को समझ सकते हैं। राज्य का आधार समाज है, समाज का आधार व्यक्ति और व्यक्तियों के सामूहिक मन की अभिव्यक्ति राज्य है। इस दृष्टि से हमें यह भी सोचना होगा कि समाज क्या है। समाज कोई क्लब नहीं है जैसा यूरोप में हुआ करता है, कोई जॉइंट वेंचर या जॉइंट कंपनी भी नहीं है। समाज हमारी कोई पंजीकृत संस्था भी नहीं है, यह सरकारी समिति नहीं है, समाज कृत्रिम नहीं है, अपितु भारतीय वाङ्मय में और हमारी परंपराओं का जो निचोड़ है उसमें समाज प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। मनुष्यों ने इसको नहीं बनाया। मनुष्यों के सद्भाव, मनुष्यों के आचरण और व्यवहार, इनका सम्मिलित स्वरूप है समाज। जिस प्रकार से व्यक्ति की आत्मा व्यक्ति को जिंदा रखती है, उसी प्रकार से समाज की आत्मा समाज को जिंदा रखती है। समाज का अपना मन है। व्यक्तियों के सामूहिक मन और सामूहिक जीवन के लिए जो प्रेरणा मिलती है वह समाज को भी व्यक्ति से मिलती है और समाज से व्यक्ति को भी मिलती है। इसलिए जो हमारे सामाजिक व्यवहार हैं उनमें हमें यह सब परिलक्षित होता हुआ दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है राज्य कैसा हो, राज्य का स्वरूप कैसा हो। क्या वर्तमान में जो राज्य का स्वरूप है वह नीतिगत तो है, संविधान के अनुरूप तो है, लेकिन भारतीय वाङ्मय में समाज का चिंतन और पाश्चात्य वाङ्मय में समाज का चिंतन, पाश्चात्य दृष्टि से समाज का चिंतन, इसमें गंभीर विभेद है। और इसी गंभीर विभेद के कारण हम आज तक स्वतंत्रता के बाद आज तक हम सामंजस्य नहीं बैठा पाए हैं। मूलतः पाश्चात्य दृष्टि से हम यदि देखें तो समाज प्लेटो की तरह यूटोपियन नहीं है। समाज हॉब्स लॉग रूसो की तरह कोई एक सोशल कॉन्टैक्ट भी नहीं है। समाज अमेरिका के चिंतक मॉन्टेस्क्यू की तरह सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं है। समाज ग्रीन की तरह समुदायों का समुदाय भी नहीं है। डार्विन की तरह भारतीय समाज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी नहीं है। बेंथम की तरह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख और उपयोगितावादी भी नहीं है। मार्क्स की तरह अभिजात्य वर्ग और बुर्जुआ में विभाजित हुआ समाज यह राज्य नहीं है। तब प्रश्न उठता है राज्य क्या है। भारतीय वाङ्मय में भारतीय धारणा जो हमारे वेद उपनिषद पुराण सभी में सनातन है, जैसा अभी स्वामी जी ने भी कहा, हर काल परिस्थिति में हमको उसमें रमने का मन करता है, वह है राज्य एक अन्योन्याश्रित धारणा है, इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे का पूरक है। किसका पूरक है? व्यक्ति, परिवार, कुटुंब, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र और ब्रह्मांड, इन सबों का एक इंटीग्रेटेड स्वरूप हमारे सामने राज्य है। अब राज्य की इस भारतीय धारणा और भारतीय वाङ्मय की धारणा को लेकर के हम यदि चिंतन करेंगे तो लोकतंत्र का हमें भारतीयकरण करना पड़ेगा।
जो अभी लोकतंत्र का पाश्चात्यीकरण है। लोकतंत्र के भारतीयकरण के 4-5 स्तंभ होंगे। पहला स्तंभ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हमारी नीतियों में यह प्रतिलक्षित होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, कृणवंतो विश्वमार्य, आर्य बने, श्रेष्ठ बने, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करें और वादे वादे जायते तत्वबोधा, समान रूप से विचार करने वाले और विपरीत रूप से विचार करने वाले सभी का एक समन्वित स्वरूप हम जब राज्य में लेंगे, तभी हमारे अंत्योदय का, गरीब का, दलित का, शोषित का, उपेक्षित का, जैसा महाराज जी ने आरंभ में ही कहा, इनके उत्थान के बारे में हम कुछ सोच सकते हैं। सामंजस्य जरूरी है, समन्वय जरूरी है, सहस्रणु भाव जरूरी है, जन के प्रति उत्तरदायित्वता और सजगता जरूरी है, जनता की इच्छाओं का सम्मान करना और जनता की इच्छाओं से राजधर्म का पालन करना यह जरूरी है। अपनी इच्छाओं को आरोपित करना समाज के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, राज्य के ऊपर, न तो ये लोकतंत्र है न ये राजधर्म है। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो हम यह पाते हैं कि एक धर्म राज्य की स्थापना लोकतंत्र का उद्देश्य है। मेरा कहने का आशय धर्म राज्य से सीधा साधा संबंध नीतिगत राज्य से है, रूल ऑफ लॉ से है, संविधान से है। जो भी हमारा संविधान है, उस संविधान सम्मत कार्य करना, यही रूल ऑफ लॉ है, यही राजधर्म है। पश्चिमी राष्ट्रों में हम यदि देखें तो व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, सुखमय जीवन, भौतिक विलासता का संसाधन जुटाना, पैसा अर्जित करना, युद्ध के लिए नीतियां बनाना, यह राज्य का धर्म है, यह राजधर्म है, यह उनका राज्य है। लेकिन भारतीय वाङ्मय में इसे राज्य की मान्यता नहीं है। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं। समाज और राज्य व्यक्ति भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, आत्मा भी है। इन सब का समुच्चय राज्य है। चतुर आयामी जो विचार है, उनका संरक्षण, संवर्धन और समन्वय, यह हमारा भारतीय दर्शन है राज्य का। मनुष्य केवल भोगवाद और भौतिक आवश्यकताओं को संचय करने वाला व्यक्ति नहीं है। मनुष्य का मन भी है, मनुष्य की बुद्धि भी है, मनुष्य का आत्मा भी है। वह भौतिक सुख भी चाहता है, मानसिक सुख भी चाहता है, बौद्धिक सुख भी चाहता है, आध्यात्मिक सुख भी चाहता है। और इन सभी सुखों की पूर्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमारे चारों पुरुषार्थ जो हैं, वह हमें आनंद की प्राप्ति कराते हैं, इहलोक में और परलोक में, जीवन पर्यंत और मरणोपरांत। इस प्रकार से कार्य करना व्यक्ति का धर्म है। जो मैंने शुरू कहा कि धर्म राज्य की स्थापना करना, रूल ऑफ लॉ की स्थापना करना, तो राजा को चाहिए, वर्तमान में लोकतंत्र के अधिकारियों को चाहिए कि वह व्यक्तियों के आनंद की प्राप्ति में उसके भौतिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सुखों का संवर्धन करे,
जीवन यापन के लिए हमें धन चाहिए। व्यक्ति यदि भूखा रहता है तो वो अपराध करता है। काम की संतुष्टि हमारा जो पुरुषार्थ है उसके लिए भी हमें जो चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, हमें तृप्ति के लिए, हमारी तृष्णा के दूर करने के लिए हमें यह चाहिए। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो यही हमारा राजधर्म है, यही हमारा लोकतंत्र इन्हीं स्तंभों पर आधारित होना चाहिए। राष्ट्र की समृद्धि, उसका विकास, उसका संरक्षण, इसके लिए जो व्यवस्था दी है वह हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था मानी है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जन कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट है, यह हमारा विशुद्ध भारतीय कंसेप्ट है। यह अवधारणा धीरे धीरे वर्तमान राजनीतिक पर्यावरण में, जैसा कि अभी पासवान जी ने अनेक सूत्र दिए, उनके संदर्भ में व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ी उसका क्षरण हो रहा है। क्योंकि राज्य का काम व्यक्ति, परिवार, समाज, जाति, समुदाय सभी के हितों का ध्यान रखना है। इस वर्ग समाज में रहने वाले लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हम राज्य के लिए, और राज्य के लोगों के मन में हम समाज के लिए। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है, हमारा समर्पण राज्य के लिए और राज्य का समर्पण समाज के लिए, जब तक यह युति नहीं आएगी, निश्चित तौर पर कोई भी सत्ता राजधर्म का पालन नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र और राज्य में भी अंतर है। राष्ट्र कोई भूखंड नहीं है। रेखाएं खींच देने से राज्य नहीं बनता है। आप रेखाएं खींच करके राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र नीति का संचालन नहीं कर सकते। राष्ट्र क्या है? भाषा है, संस्कृति है, सभ्यता है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, हमारी अधोसंरचनाओं का निर्माण है। और हमारे इन सब में जिन पर हम खड़े हैं वह मिट्टी है, खनिज है, पर्वत है, नदी है, जंगल है, पादप प्रजातियां हैं, ये सब राष्ट्र है। इन सब का रक्षण, इन सब का संवर्धन, यह राज्य का बड़ा दायित्व है। वनों की भी रक्षा करनी है, पशुओं की भी रक्षा करनी है, खनिज को भी संरक्षित करके चलना है, सीमाओं पर भी रक्षाएं करनी है, राष्ट्र के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। यह जटिल गुत्थी है, लेकिन जो प्रभावशाली और प्रतिभाशाली हैं उनके लिए कोई जटिल नहीं है। जिनमें लोकेशना नहीं है, जिनमें तृष्णा नहीं है, जिनमें लालच नहीं है, उनके लिए यह क्या है? उनके लिए तो केवल उनके कर्म का समर्पण राष्ट्र के लिए, यही उनका धर्म है, यही उनकी रीति है, यही उनका विचार है। उद्देश्य की दृष्टि से हम यदि बहुत संक्षेप में विचार करें तो हो सकता है हमें राजनीति का और लोकतंत्र का एक उद्देश्य है सशक्तिकरण, जागरण, विकास। सशक्तिकरण किसका? सभी का सशक्तिकरण, समाज का, परिवार का, जाति का, धर्म का, भाषा का, सबका सशक्तिकरण। और यह तभी संभव है जब हम सबको शिक्षा दें, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सबके लिए कानूनों के अनुरूप काम करें, उनको सुरक्षा प्रदान करें, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, सहभागिता सरोकार के साथ में काम करें। और इसके लिए
जो स्तंभ बनाए हैं वह बनाए हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उनको लागू करेगी, और इन दोनों में यदि कहीं गड़बड़ है तो न्यायपालिका उसको दंडित देगी। एक और स्तंभ, एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, वह है मीडिया। आजकल उसकी भी भूमिका बड़ी सकारात्मक हो गई है, कहीं कहीं नकारात्मक भी है। राजा का धर्म है, सत्ता का धर्म है कि उसमें से सकारात्मक तत्वों को ले और उनके अनुरूप परिमार्जन करे। इस दृष्टि से मैं यह मानता हूँ कि हमारे यहाँ भारतवर्ष के अंदर जो भारतीय वाङ्मय की एक चिंतन विचार परंपरा अविरल रूप से चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है, जब से सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, तब से यह विचार परंपरा चली आ रही है। समय परिस्थिति वातावरण के अनुरूप उसमें आंशिक परिमार्जन होते चले आए हैं, लेकिन उसका आत्म तत्व नहीं बदला, उसकी आत्मा नहीं बदली, उसका बोध भाव नहीं बदला। मुझे लगता है मेरा समय लगभग हो गया है। मैं महाराज श्री के चरणों में पुनः विनम्र प्रणाम करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। यदि कुछ इसमें अन्यथा हो तो वह मेरा है, कहीं कोई लेश मात्र भी इसमें यदि यथार्थ हो तो वह आप सबके लिए है। जैसे आपकी इच्छा। प्रणाम। आपने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से सबके हित में अपने मनोभावों को अभिव्यक्त किया। उनके भावों को सुनकर सुस्पष्ट भाषा शैली को और निर्भीक व्यक्ति को सुनकर मैं बहुत प्रमित हूँ। इस प्रकार लाल भारत को प्राप्त होते रहें, विश्व को प्राप्त होते रहें। इनकी विचारधारा पूरे विश्व को एक स्वस्थ मार्गदर्शन देने में समर्थ हो, ऐसी भावना है हमारे। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद श्री भारद्वाज जी।